बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ लाहौर में दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली निकालने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में पुलिस और PTI के कारकुनान आमने सामने हुए, तसादम हुआ, डंडे बरसाए गए और जाहिर बात है फिर वाटर कैनन बरसाए गए, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया, जिसके नतीजे में 11 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। PTI के कारकुनों की गाड़ियां जो हैं वो ख़राब हुई, तोड़ी गई, पुलिस की 12 गाड़ियां तोड़ी गई और एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ कि PTI के कारकुन अली बिलाल जो हैं वो जाम बाग हो गए, उनकी हलाकत हो गई। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात पे इल्ज़ाम लगाया है कि ये पुलिस तशद्दुद के दौरान अली बिलाल साहब की डेथ हुई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। एक सियासी कारकुन है और ज़ाहिर बात है सियासी कारकुन हर सियासी जमात का एक असासा होते हैं। ताहम इस हवाले से हमने कुछ देर कबल निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब से भी गुफ्तगू की, हम वो भी आपके सामने रखेंगे इंट्रो के बाद, जिसपे हमने उनसे सवाल किया है कि इस सिलसिले में अब चूँकि पंजाब पुलिस और निगरान पंजाब हुकूमत पे इल्ज़ाम आ रहा है तो उनकी जानिब से क्या रद्द अमल है और क्या लाहे अमल है। वैसे ख़बर यह है कि उन्होंने 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो इस तमाम मामले को देखेगी और जानने की कोशिश करेगी कि ये जो मौत हुई है, ये जो डेथ हुई है, क्या ये तसादम के दौरान हुई है या बाद में ये पेश आई है। इस हवाले से भी जो हमारी गुफ्तगू है उस पर आपको पता चलेगा। बारकैफ हमने इस हवाले से आपको अपडेट किया। दूसरी जानिब अगर हम आज के हवाले से गुफ्तगू करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब को 14 मार्च को दावत दी है कि वो इस्लामाबाद आए इलेक्शन कमीशन और मुशावरत करें, क्योंकि पंजाब की तारीख तो आ चुकी है। कल पंजाब का इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस हो गया है, 30 अप्रैल का जो इलेक्शंस होने हैं। कल हमने प्रोग्राम में आपको पूरी टाइमलाइन बता दी थी। कल खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से इलेक्शन कमीशन के वफ्द की मुलाकात भी हुई थी, ताहम बात इस पे नुक्ते पे ख़त्म हुई थी कि दोबारा मुशावरत होगी। तो अब 14 मार्च को उम्मीद है मुशावरत के बाद कोई तारीख सामने आएगी। इसके अलावा आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी, क्लीन एयर कौमी पॉलिसी और नेशनल अकाउंटेबिलिटी तरमीमी ऑडिट्स की मंजूरी दी है। और अहम नुकता जो सामने आया है वो तोशाखाना रिकॉर्ड को रिलीज करने की भी वफाकी काबीना ने इजाज़त दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि कुछ दिनों बाद जो सारा डाटा है तोशाखाना, आपके इल्म है कि ये मामला आजकल बड़े ज़ेर बहस है। आज भी इमरान खान साहब को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने तलब किया हुआ था, ताहम वो नहीं पेश हुए। जो महंगी घड़ी की फ़रोख्त का मामला है, तो तोशाखाना का जो रिकॉर्ड है वो काबीना डिवीज़न की वेबसाइट पर आ जाएगा, तो इट मीन्स का डिक्लासिफाई हो जाएगा तमाम डाटा और वो पब्लिक व्यूइंग के लिए अवेलेबल होगा। इन तमाम नुकात पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। जो मौजूद मेहमान मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। शेख फयाजुद्दीन साहब, आप मामले खसूसी है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब जहांगीर साहब, फॉर्मर मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, वीडियो लिंक पे कराची से मौजूद है। बहुत शुक्रिया नवाजिश आफ्ताब जहांगीर साहब। सना मिर्जा साहब जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, पब्लिक न्यूज़ पे अपना शो करती हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आप तीनों मौजूद मेहमान को फॉर्म वेलकम। व्यूअर्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब से गुफ्तगू की है कल के लाहौर के वाक़यात के हवाले से। हम आपके साथ वो शेयर करते हैं, फिर गुफ्तगू को स्टूडियोज़ में आगे बढ़ाएंगे। आइए सुनते हैं कि हमने जो उनके साथ Q&A किया है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब हुकूमत पंजाब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे जो लाहौर में बिलखुसूस कल के वाक़यात हुए थे। इस पर आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल की हलाकत का मामला भी ज़ेर बहस है और PTI की जानिब से एक मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। तो इस सिलसिले में हमने दरख्वास्त की थी वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर मीर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। आमिर मीर साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा सर, जो कल लाहौर के वाक़यात हुए, हुकूमत पंजाब ने दफ़ा 144 लगाई थी 7 रोज के लिए, PTI ने अपनी रैली निकालनी थी, फिर हमने देखा पुलिस और PTI के कारकुनान आमने सामने हुए। इसमें एक अनफॉर्चुनेट वाक़या भी हुआ, PTI के कारकुन की हलाकत हुई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का ये कहना है कि पुलिस की जेर हिरासत पुलिस तशद्दुद की वजह से उनकी मौत वाक़या हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब का क्या मौक़िफ़ है और इस मामले के लिए आपने क्या कुछ तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है ताकि हक़ाइक़ तक पहुंचा जा सके? जी, इन इल्जामात के बाद IG पंजाब ने निगरान वज़ीर आला जो मोहसिन नकवी हैं उनकी हिदायत पर एक 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जिसने काम शुरू कर दिया है। बुनियादी इस वक्त इशू ये है कि एक जो मिस्ट्री हम रिजॉल्व करना चाह रहे हैं कि ये जो
पीटीआई का कारकुन है बिलाल अली उर्फ दिल्ले शाह, जी। इसकी डेथ कहाँ पर हुई है? क्योंकि अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आ रहा पीटीआई की तरफ से या किसी और जानिब से कि ये बंदा जो है ये पुलिस के साथ क्लैश के दौरान मारा गया। क्योंकि अगर पुलिस के साथ क्लैश चल रहा है तो जाहिर है आमने सामने पुलिस और मुजाहिरीन थे कल, उसमें पुलिस वाले जो हैं उनके पास लाठियां थी, मुजाहिरीन के पास जो है पत्थर थे और डंडे थे। जी। अब अगर कोई क्लैश हो रहा था और उस दौरान किसी को ऐसी चोट लगती कि वो गिरता जख्मी होता तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है उसी वक्त, ऐसे ही है ना जी। जी बिल्कुल। अब इस तरह का कोई वाकया कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, ना पीटीआई रिपोर्ट कर रही है ना पुलिस रिपोर्ट कर रही है। और फिर ये जो डेड बॉडी है दिल्ले शाह की, ये 4:15 के करीब एहतजाज खत्म हो गया था जी। ये डेड बॉडी जो है 7 से 7:15 के दौरान सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर पहुंचाई है एक काले रंग की गाड़ी ने, और गाड़ी वाला जो था उसने वहां ईदी की एक एम्बुलेंस खड़ी थी, उसके अमले को कहा कि ये बंदा जख्मी है, इसको जरा अंदर पहुंचाना है। अच्छा। जब अंदर पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो डेड है, तो वो बंदा वहां से गायब हो गया। लेकिन जो सर्विसेज हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज है उसमें गाड़ी और उसका नंबर आ चुका है। ओके। उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, चूंकि हम भी ये पता लगाना चाहते हैं कि ये बंदा जिसका इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये पुलिस की हिरासत में था जी। ये बंदा जो है अगर इसकी कहीं पे डेथ हुई है तो किन हालात और किन सर्कमस्टांसिस में हुई है। ठीक है। ये जो टीओआर बने हैं उसमें भी ये हमने पता करना है कि बिलाल जो है उसको हॉस्पिटल कौन लेके गया है और उस बंदे ने अपनी शनाख्त क्यों नहीं करवाई, और ये भी उसने नहीं बताया कि ये बंदा उसने कहां से उठाया है। अच्छा आमिर मीर साहब, कतकलामी की माजरत, जो सोशल मीडिया पे एक फुटेज चल रही है कि पुलिस की जो जेल की गाड़ी है, हिरासत की गाड़ी, उसके अंदर ये मौसूफ मौजूद हैं अली बिलाल साहब। अब तो अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनकी फैमिली के साथ हम इज़हार यकजहती करते हैं। वो वीडियो जो है उसके हवाले से आपकी क्या राय? और वो कहते हैं आप लोग पुलिस से गिरफ्तार किया और उस वैन में ले जा रहे हैं इसको। लाहौर पुलिस का ये मौकफ है कि ये वीडियो जो है ये वो जो था जेल पुरो तहरीक के अच्छा सब की ये वीडियो है। ठीक है। अब ये सोशल मीडिया पे उसको बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो है कोई ताजा वीडियो है, तो जो टीओआर हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के, ठीक। उनमें ये भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि क्या बिलाल अली और दिल्ले शाह जो है वो पुलिस की हिरासत में था या नहीं था। ठीक है। और जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसकी बुनियाद पे अगर कोई इसमें किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट किसी सरकारी अहलकार की होती है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक तो मैं अभी आपको तफसील नहीं बता सकता, लेकिन हम उस कार सवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो ये डेड बॉडी लेके सर्विसेज हॉस्पिटल आया था और उसके बाद गायब हो गया। इस सिलसिले में कोई मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है जी? जी, इसमें केस दर्ज हो चुका है। ओके। एफआईआर की दर्ज हो चुकी है और उसमें इमरान खान साहब और पीटीआई, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने सोशल मीडिया पे ये लिखा हुआ था कि जी उस पे इमरान खान साहब और पीटीआई की लीडरशिप को नामजद किया, उस पर भी मौकफ दीजिएगा। दूसरा मैं सर ये जानना चाह रहा था कि एक दफा 144 लगाई थी, कल मैं आपको सुन रहा था आप लोगों ने 1 हफ्ते की लगाई थी, आज उसको उठा लिया गया, इसकी क्या वजह बनी आमिर मीर साहब? देखें, उठाने की वजूहत होती हैं, वो पता है आपको, बंदा हो या दफा 144 हो। जी। जज साहब ने कहा कि आप उठाएंगे या हम उठा दें, तो फिर अच्छा। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। अच्छा अच्छा, तो आपने इसका मतलब कि उस पर्सपेक्टिव में आप लोगों ने उसको दफा 144 को उठा लिया। अब इमरान खान साहब ने, आमिर मीर साहब, आज फिर ऐलान किया है कि दफा 144 के उठ जाने के बाद चूंकि पंजाब में सूबाई असेंबली के इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, वो दोबारा से सड़कों पर निकलेंगे। तो फिर कैसे डील किया जाएगा? क्योंकि ये निगरान हुकूमत, आपकी हुकूमत की एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता नजर आ रहा है हमें। नहीं, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। हमारा खान साहब से कौन सा कोई प्रॉब्लम है? खान साहब निकलना चाहते हैं सड़कों पे तो निकलें। अच्छा। सियासी एक्टिविटी उन्होंने करनी है वो करें। मतलब बस ये है कि मजीद बंदे ना मरवाएं उनको। ये जो एक जब वो निकलते हैं कोई मार्च या रैली लेके, कोई ना कोई मासूम बंदा जो है वो मारा जाता है जी। और खान साहब जो हैं
तो उसको कैश करवाते हैं। इस काम से तो जो है ना उनको टलना चाहिए। लोगों के बच्चे हैं, बिल्कुल। कितने मरवाने हैं उनको। आमिर भी साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, आपका एक पस मंजर है, आप सहाफी भी मारूफ रहे हैं सर, ये बात बहुत आ रही है कि जमहूरी कल्चर में राइट ऑफ प्रोटेस्ट होता है, इजाजत दी जाती है, और इस हवाले से मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगा, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अब आप इस वक्त एक हुकूमती पोजीशन पे हैं, कोई अगर रैली निकालना चाहे या एहतजाज करना चाहे, उसका राइट हमारा आइन भी देता है, और उस हवाले से कदखने क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आमिर मीर साहब, लास्ट क्वेश्चन। देखें, जो जमहूरी आजादियां, उसका पहला तो सबूत ये है कि आप ये सवाल कर रहे हैं सरकारी टीवी पे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जमहूरी आजादियां बिल्कुल होनी चाहिए, मतलब ठीक। वो जड़ा कहते हैं ना, लेकिन मादर पिदर आजाद वो सिस्टम नहीं होता। जो आपको ठीक। जमहूरी आजादियां मिलती हैं उनके भी कुछ हदूदो कयूद होती हैं। अब अगर आप ये कहें कि जो है 144 क्यों लगाई, ये जमहूरी आजादियों के खिलाफ है, तो फिर 144 जो है वो कानून में मौजूद क्यों है? ठीक। और उसकी रेमेडी ये है कि वो आप 144 आप कहते हैं कि गलत लग गई है, तो आप अदालत में चले जाएं। जैसे वो अदालत में गए और अदालत ने खत्म कर दिया। ये काम ये कल भी कर सकते थे, इन्होंने आज किया। हालांकि आधे घंटे में रिलीफ मिला है, तो कल भी ये रिलीफ ले सकते थे। ठीक। तो जमहूरी आजादियां तो हैं ना, अदालतें भी आजाद हैं। ठीक। और आपके सामने है कि इनको इन्होंने जो आजादी मांगी है, इन्हें अदालत ने दे दी है। ओके। हमें तो उन्होंने नहीं पूछा कि क्या मसाइल हैं, क्यों आपने 144 लगाया। ओके। तो ठीक। इंशाल्लाह ये आगे भी करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, लेकिन लोगों की जानों से जो है ना वो खेलने का सिलसिला वो बंद होना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब। जी व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। मैं चाहूंगा आफ्ताब जहांगीर सर, मैं आपसे इस हवाले से बात करना चाहूंगा। एक तो हम भी आपके साथ ताज़ियत करेंगे, आप लोगों का कारकुन था अली बिलाल, अब इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। सर, ये अब पंजाब हुकूमत का आपने मौक़िफ़ सारा सुन लिया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, उनका एक मिस्ट्री है, इसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं कि अली बिलाल साहब की जो मौत है वो किस तरह वाक़या हुई। ज़ाहिर बात है पीटीआई का इस पर मौक़िफ़ है, लेकिन हमने आमिर मीर का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। अब सर, आप दफ़ा 144 जो है वोट गई, अब दोबारा से पंजाब में एक्टिविटी शुरू की जाएगी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आप भी वर्कर और लीडर हैं, ज़ाहिर बात है वर्कर्स बड़े जज्बाती होते हैं, तो लीडरशिप का ये रोल होता है कि आप अपना प्रोटेस्ट करें, अपनी इलेक्शन रैली निकालें, लेकिन उनकी जान की हिफाजत करना, उनके लिए कोई SOPs तय करना, आप समझते हैं वो भी एक होना चाहिए ताकि पॉलिटिकल एक्टिविटी में पॉलिटिकल एक्टिविटी रहे, अनफॉर्चुनेट कोई इस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा ना दोहराए जा सकें। आफ्ताब जहांगीर साहब। जी बहुत शुक्रिया अनवर भाई कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने के लिए, और मेरे साथ दोनों दोस्त जो शरीक हैं उनको मेरा सलाम। देखिए, पहली बात तो ये कि ये आमिर साहब जो हैं अभी बयान दे रहे थे, आपको आपके सवालों का जवाब दे रहे थे। कल भी किसी एक प्रोग्राम में उन्होंने जवाब दिया था, और उस वक्त का अंदाज़ इनका बड़ा ही डिफरेंट था। और जब उनसे सवाल ये होता है कि जी आप इंटरम हुकूमत है, आप किसी को पार्टी ना बने, आप ये ना साबित करें कि जी हम जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका काम था कि आपको लाया जाता, और आपने जो जितना टाइम था नए इलेक्शन के दौरान उसको बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए अपना किरदार करते। जी अच्छा, देखें, पहली बात तो ये कि ये अब इन्होंने बताया जेल के अंदर की तस्वीर के साथ सहाफ़ी हजरात भी थे। जो वीडियो शेयर हुई है सोशल मीडिया पे, उसमें सहाफ़ी भी थे। वैन, अच्छा, उसके वैन बाद थी ना रोड वो? के ऊपर पकड़ के जिस तरह पुलिस वाले इसको मारते हुए हैं। वो वैन गाड़ी की तस्वीर जी? है सर, गाड़ी की है ना? अच्छा, वो जिस तरह गाड़ी के अंदर जो थे, जी, जी। तो उसके बाद ये कि जिस वक्त उसको पकड़ के लेके जा रहे थे उस वक्त भी उसको मार रहे थे। अच्छा, देखें, ये एक मैं आपको बताऊं, अभी तहकीकात होंगी, तहकीकात क्या रिज़ल्ट लाती हैं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो सिर्फ इस बात का दुख है कि एक शख्स वो सियासी वर्कर है, इसका मतलब ये है कि लोग से अपने बच्चों को सियासत से दूर रखने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि जी हम सियासत में जाते हैं, हमारे बच्चों की ज़िंदगी की कोई हिफाजत नहीं। तो फिर ये आपको पता है वही होगा कि जो चंद लोग आएंगे इलेक्शन वाले दिन, वोट डाल दिया नहीं डाला, क्योंकि लोगों का एतमाद उठ जाएगा। हालांकि होता ये है कि सियासत के अंदर एक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अंदर लोग जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं। एक ज़माने में आपको भी पता होगा, मेरे दोनों दोस्तों को भी पता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बड़े अच्छे मनाए जाते थे, तहकीक वहाँ पर जलसे होते थे, जुलूस होती थी, तकारीर होती थी, नारेबाजी होती थी यूनिवर्सिटियों में, तो लोग बड़ा इंजॉय करते थे। उसमें तो छोटी मोटी तलखी भी आती थी, लेकिन मोस्टली जो है लोग जो है उसको एंजॉय करते थे, और बल्कि बाहर से भी लोग जाके सुनते थे तकरीरें, कि मतलब उनका एक मेयार होता था, सब कुछ होता था। अब सूरत हाल ये है कि लोग जो है बड़ा परेशान हैं।
कि भाई मेरी वाइफ जो है, जब मैं घर से निकलता हूँ तो हर थोड़ी देर के बाद फ़ोन करके पूछती है आप खैरियत से हैं? मैंने कहा भाई खैरियत से हूँ, क्या हो गया है? फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन करके आप खैरियत से हैं? जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो लोगों के अंदर एतमाद उठ जाएगा जमहूरियत के ऊपर से। दूसरी बात देखें, बात ये है कि कल इन्होंने बयान दिया था कि जी हमने ये 144 इसलिए लगाई थी कि इसमें 3 रैलियां निकलनी थी जी। एक थी मेरी मर्जी है औरत वाले मार्च। थी, और एक थी हया मर्जी वाली जी। और एक ये पीटीआई की थी। तो लिहाजा जो है इनका आपस में क्लैश ना हो जाए। अब मुझे बताएं कि आपस में क्लैश ना हो जाए इन 3 रैलियों का, तो मतलब इससे खून खराबा होने का खतरा है। आपने चारों तरफ से कंटेनर लगाकर बिल्कुल रोड ब्लॉक कर दिए जमान पार्क के, और उसके बाद जो लोगों की जो फुटेजेस आ रही हैं, जो बच्चियां चीख रही हैं कि हम, और उनके शीशे तोड़े जा रहे हैं, ये बिल्कुल मॉडल टाउन का वाकया दोबारा दोहराया गया। उसके अंदर भी हामला औरतों को, बेचारे मासूम खवातीन को और दूसरों को शहीद किया वैसे गया। आफ्ताब भाई आप जिसका आज सही तक कह रहे कोई नहीं होना तहकीकात चाहिए। नहीं हुई कि मैं आपसे किसके एग्री कहने करता हूं पे कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ आप जरा नरम हाथ रखें, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, जब जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, आपने सही कहा कि पहले कल्चर होता था, सियासी गहमा गहमी होती थी, अब ये सर टेक ऑन करना पुलिस को, इसकी भी तो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा आपके दौर में कलदन तंजीम थी, टीएलपी, वो भी लाहौर आए थे। आप मुझे बताएं, आफ्ताब भाई आपको याद होगा टीएलपी भी आए थे लाहौर, अच्छा, मैं आपको उनकी एक भी इसी अंदाजा- तरह आप पुलिस मुझे और बता- वो आमने सामने थे। ठीक, अच्छा बिल्कुल देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हर पार्टी की एक सियासी बैकग्राउंड है। आप मुझे बताएं कि हमने कभी रैली निकाली हो, अगर ये कल रैली निकलती और दाता दरबार तक जाती, इसके दौरान दुकानों के शीशे तोड़े जाते, इसके दौरान कोई ऐसा वाकया होता, तो आप ब्लेम करते कि जी आपने पुरअमन रैली को पुरअमन रहने नहीं दिया। समझे ना? अगर हमें मालूम है कि आज कोई भी आदमी इस किस्म की एक्टिविटीज़ करेगा तो वो अपना एतमाद है लोगों की नज़र में, अपनी रिस्पेक्ट खोएगा, क्योंकि लोग ये नहीं चाहते कि जी उनके अमलाक का नुकसान हो और उनके कारोबार बंद हो। वो चाहते हैं कि जी हर चीज़ हो लेकिन स्मूथ हो और कोई उसमें तशद्दुद का अंसर भाई वो शामिल ना हो। नुक्ता आ गया था तो मेरा, मैं ये सिर्फ समझता हूँ कि इनको कैसे पहले से पता चल गया था। सर मेरा नुक्ता ये था, मैं फिर जाता हूँ नहीं, अगर ऐसी ही बात थी आप लोगों ने टीएलपी को रोका था ना, दफा 144 लगाई तो थी, आज एक दिन में इनको खत्म करने की जरूरत थी। वो तो सर वो हाईकोर्ट एक दिन के लिए लगाई थी। तो जो आजादी मार्च को जो वहां पे हुआ है, जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, वो जो एसपी है, हाँ, वो वो जिस उस पे तरह आते हैं। बदतमीजी से गुफ्तगू कर रहा वो है गलत है। उनके साथ, बिल्कुल है, वो भी तो अपनी जगह पे मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त की जो हुकूमत है उसका जो सोचने का अंदाज जो है वो पुरअमन अंदाज नहीं है। ओके। वो इंतशार फैला के चीजों को डिले करना चाहते हैं। शेख फयाज साहब, नुक्ता ये है बुनियादी तौर पे, आफ्ताब वैसे आप कमेंट कर सकते हैं वाकयात हैं उनका, बेसिकली आप लोग कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी वजह से इस्लामाबाद का हवाला भी दे रहे हैं और लाहौर का भी, ताकि इलेक्शन जो है वो वक्त पे ना हो सके। जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है, वो आपको भी पता है कि जो अहलकार उसमें मुलव्वस थे उन सबको मुअत्तल कर दिया गया है जी। और इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, और अगर उनके खिलाफ ये बात साबित हुई तो वो यकीनन सज़ा से नहीं बच सकेंगे। ये तो है इस्लामाबाद की बात। जहाँ तक लाहौर का ताल्लुक है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि आपने वो क्लिप्स देखे होंगे कि जब पुलिस की गाड़ियां आ रही थी तो डंडा बरदार फोर्स ने उनकी गाड़ियों को तोड़ा है, उन पे हमले किए हैं। और इस वक्त तक मेरी रिपोर्ट के मुताबिक 11 आदमी जो पुलिस एहलकार हैं वो जख्मी हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं। कानून का एहतराम मेरे लिए, आफ्ताब भाई के लिए, आपके लिए, सब के लिए फ़र्ज़ है। अगर दफ़ा 144 लगा दी गई थी तो एक दिन अपनी रैली आप आगे कर लेते, इसमें क्या मुज़ायका था। अगर आप दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी करेंगे तो पुलिस ने आपको रोकना है। जब पुलिस आपको रोकेगी तो बजाय आप रुकने के उन पे पथराव कर दें और उन पे आप डंडों से हमला कर दें, तो वो भी इंसान है, उन्होंने भी जवाब देना है। मैं इस बात के हक में हूँ कि इन सियासी जो रिलीजन्स पे पाबंदी कतन नहीं होनी चाहिए। अच्छा। कतन नहीं होनी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ आपसे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना, अवाम के माल, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये भी तो हुकूमत का फ़र्ज़ है ना। ये जो हुकूमत है निगरान हुकूमत है, और इसका ये फ़र्ज़ है कि अवाम के जान और माल की हिफाजत करे, और जहाँ वो महसूस करे कि इसमें कोई ख़तरा है तो वो दफ़ा 144 मौजूद है कानून के अंदर, वो लगा सकते हैं। वैसे आपका दफा 144 के हवाले से क्या राय है? जब वैसे तो आफ्ताब जहांगीर साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने लगाई थी, मैंने हवाला दिया लाहौर में जब टीएलपी का मार्च था, आप निगरान हुकूमत ने लगाई, आप लोगों ने भी अपने दौर में लगाई जी होगी। जी, आपको याद होगा कि जो टीएलपी का मार्च था उसमें लोगों की शहादतें हुई जी थी। जी बिल्कुल। और लोग जिस बुरी तरह जख्मी हुए थे वो इंसानियत सोज मनाजर थे कि
बच्चे, जवान, बूढ़े, बुजुर्ग उनके खून से लथपथ थे और वो मस्जिद में मौजूद थे। खैर इस बात को छोड़ो, वो पुरानी बात है। एक दूसरे को इल्जामबाजी से कोई मसला हल नहीं होता ना। असल बात है कि मुल्क को आगे चलना है। आज आपने देखा होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो रवैया था वो इमरान खान साहब से कतन मुख्तलिफ था। इलेक्शन कमीशन जी, इलेक्शन कमीशन जब बाहर निकल के उन्होंने कहा कि बड़े इत्मीनान बख्श गुफ्तगू हुई है और हम मुतमईन जा रहे हैं। और ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके मुतालिक इमरान खान साहब जो या वही करते रहते हैं, वो आपको भी पता है। उनके मुतालिक जो कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून का मुंशी है या ये बिका हुआ आदमी है, जो भी वो कहते रहे हैं वो आपको भी पता है। लेकिन आज की बात देखें, ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि उन्होंने एक इदारे पे इत्मीनान का इजहार किया है। चलिए, दैट्स अ गुड साइन। हम आगे बढ़ते हैं। सलाम मिर्जा, आप इस हवाले से क्या चाहेंगे? आपने बहुत से इस तरह की इवेंट्स कवरेज भी की होगी। साफियों के लिए बड़ा टफ डे होता है और किसी भी पॉलिटिकल वर्कर जो है हर पार्टी का असासा होते हैं। पुलिस की भी जिम्मेदारियां होती हैं, ज़ाहिर बात है। उन्होंने एक रेड लाइन खींची भी होती है, आप उसको क्रॉस करेंगे तो वो रिएक्ट करेंगे। अवाम की भी को भी चाहिए कि वो भी अपना प्रोटेस्ट जरूर रिकॉर्ड करें, लेकिन उसके लिए कोई तरीक़ाकार कुछ तय कर लिया जाए। अब इस मामले को ठीक है, अब तो हमारी बात भी होगी आमिर मीर साहब से, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, इस मामले को देखेगी, लेकिन अब आने वाले दिनों में और पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी। तो कल के वाकयात का लेसन लर्न क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है इसमें लेसन तो दोनों तरफ नहीं बल्कि शायद नून लीग के लिए ज़्यादा लेसन है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इंटेंशन थी दफ़ा 144 की वो बेसिकली ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली है उसके प्रेशर को कम किया जाए और ऑब्वियसली उसके लिए ज़रूरी था कि खान साहब को रोका जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रोकने की कोशिश की गई है इससे गवर्नमेंट बैकफुट पर गई है। उसका रीज़न ये है कि अगर खान साहब रैली के लिए बाहर निकलते तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठना था कि वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे, कोर्ट्स के बुलावों पर नहीं जा रहे, लेकिन रैली को लीड करने के लिए वो बिल्कुल फिट है। ये वही बात है जो कि मरियम साहिबा ने नुक्ता आज भी उठाया है। तो मुझे ये लगता है कि अगर खान साहब को रैली के लिए निकलने दिया जाता तो शायद ये क्वेश्चन उनसे कल को अदलिया भी करती कि आप जब रैलियों को टेक ओवर कर सकते हैं तो फिर आप कोर्ट्स में क्यों नहीं आ सकते। लेकिन आपने क्या किया कि आपने उनकी एक पॉलिटिकल मूव को खराब करने के लिए अपने आप को आप बैकफुट पर ले गए। अब खान साहब, अगर आपने दफा 144 नाफिज की थी और आपने एक दिन के बाद खत्म कर दी, तो फिर खान साहब ने बात तो वही की कि मैं दोबारा सड़कों पर आऊंगा, मैं दोबारा इंतखाबी मुहिम चलाऊंगा। ऑब्वियसली अगर आपके पास 30 अप्रैल तक का टाइम है तो उसके लिए इन एनी केस पीटीआई को मैदान में आना पड़ेगा और उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, खान साहब को भी निकलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है नून लीग को उनको मैदान में उतरने देना चाहिए ताकि जब खान साहब आए तो उनको उसी तरीके से कोर्ट्स में भी बुलाया जाए। ऑब्वियसली अगर वो रैलियों में जा रहे हैं, इंतखाबी मुहिम अपनी चला रहे हैं, जिस तरीके से मरियम साहिबा कह रही हैं कि मैं अपनी मोर देन 50% मुहिम कंप्लीट कर चुकी हूं, तो पीटीआई ने भी करनी है। तो अगर आप उन्हें करने देंगे तो इसमें नून लीग का मौकफ मजबूत होगा कि खान साहब कोर्ट्स में भी पेश हों, जो अभी तक खान साहब नहीं हो रहे। आज नून लीग के मौकफ के अलावा भी खान साहब को खुद से पेश होना चाहिए कोर्ट में। लेकिन खान साहब का देखिए, खान साहब का नैरेटिव तो कोर्ट्स में यही है ना कि मैं 72 साल का हो चुका हूं, बुजुर्ग हूं, मैं बगैर सहारे के चल नहीं सकता, मुझे कोर्ट से ली दे। अभी 15 तारीख उनकी तारीख लगी है इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में कि जी वीडियो लिंक के ऊपर हमारे बयान को सुना जाए। लेकिन अब 13 तारीख जो मंडे है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें खान साहब को इन एनी केस इस्लामाबाद की कोर्ट्स में पेश होना है। तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स भी ये टाइम ले रही है कि वो देखना चाहती हैं कि खान साहब वाकई इस पोजीशन में हैं कि वो आना चाहते हैं या वो सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नून लीग को ये बिला वजह का एक क्रॉस क्रिएट नहीं करना चाहिए था। इस पे आपका ब्रीफ कमेंट, क्योंकि आप नून लीग से आपका ताल्लुक है, क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ठीक थी जो सना कह रही है? मैं मोहतरमा को बसद एहतराम अर्ज करूंगा कि हमने उनको नहीं रोका, निगरान हुकूमत ने उनको रोका है, हमने नहीं रोका। मुस्लिम लीग नून ने नहीं रोका उनको कि आप रैली ना निकालें। ये निगरान हुकूमत ने महसूस किया है कि लॉ एंड ऑर्डर का जान और माल का खतरा है, इसलिए उन्होंने रोका कि क्लैश ना हो जाए। ये तो नुकता गया। और दूसरा उनका नुकता कि अगर खान साहब लीड कर रहे होते तो आज आप इस पोजीशन में थे। मैं बिल्कुल, वो अदालत में तो मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उनको आना चाहिए और वो आते तो कम से कम वो कल को अदालत में पेश होने के लिए पेश होना था ना, नैब के उसमें जवाब ना पेश कर सकते। आज भी उन्होंने ये कहा कि मेडिकली फिट नहीं है, नहीं आ सकते। लेकिन भाई इसमें नून लीग का कोई अमल दखल नहीं, ये तो निगरान हुकूमत ने किया। ओके सर, पॉइंट आ गया। व्यूअर्स, एक छोटा सा वकालत वक्फे पर आएंगे तो फिर आफ्ताब जहांगीर साहब के पास जाएंगे और उनसे इससे मुतल्लिक कुछ सवालात उठाएंगे। हमारे साथ रहिए, एक वक्फा ले लीजिए। सहरंगे सफरनामे में आप हमारे साथ महवे नजारा हो जाएं। ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान। वो सामने आ रहा है खुजरा पास। Congratulations to PTV on launching the program Traveling Tunes of Pakistan. The
खूबसूरत मकाम, ये खूबसूरत मंजर, ये नज़ारे आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के सूबों में जाकर वहाँ के लोगों की जुबानों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में हर चीज आपको दिखाने वाले हैं। ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान में चित्राली बहन भाइयों को खुश गियर। आज का हमारा पड़ाव है चित्राल में। औगात कतर मनो पेशावर से तासुता हर कले वायु खुश आमदेद वायु। वेलकम बैक। आफ्ताब जहांगीर साहब, सर ये सवाल आपके सामने भी है कि खान साहब आज भी पेश नहीं हुए। नैब की जो पेशी थी तोशाखाना के हवाले से, और उनका जवाब यह है कि वो मेडिकली फिट नहीं है। सना ने भी कहा। तो कल रैली खान साहब लीड कर रहे थे। सर ये सवाल तो लोगों के अजान में आता है ना कि अगर वो रैलीज के लिए फिट है, इंतखाबी मुहिम के लिए फिट है, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। हम तो चाहेंगे वो मुकम्मल तौर पर फिट हों। तो फिर सर अदालत में पेश होना जो है वो भी तो टू सबमिट बिफोर द लॉ, वो तो कोई ऑप्शन नहीं है। उसके लिए फिर ये उज़र क्यों है कि खराबी सेहत की वजह से वो नहीं पेश हो सकते, लिहाजा उनको वीडियो लिंक पे ले लिया जाए? आफ्ताब साहब। अच्छा देखिए, पहली बात ये कि पहली दफ़ा ये नहीं हो रहा। आप माजी में भी उठा के देखें कि जब एक लोगों के केस चल रहे थे तो लोग स्ट्रेचरों पे लेट गए थे और उसके बाद बड़े तंदुरुस्त होकर दौड़ते भी फिर रहे हैं। देखिए मैं ये कहता हूँ कि आज टेक्नोलॉजी की दौर है। जब जिसको इन्होंने पकड़ा वहाँ पर वजीराबाद में और उस बंदे को ये वीडियो लिंक्स पे लेते हैं, तो जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी सियासी पार्टी का सरबराह है, और आप उसको वीडियो लिंक पे क्यों नहीं ले लेते? जो सवालात आपने करने हैं, जो जवाबात आपको चाहिए वो खान साहब दे देंगे, जो सवाल आपने करने हैं आप कर लेंगे। तो ये वीडियो लिंक पे भी हो सकता है, कोई इतने बड़े वो कमाल की बात नहीं है। लेकिन क्या है कि जब इंशाअल्लाह ताला वो पूरी तरह फिट होंगे, तो पहले भी अदालतों में गए, अभी भी गए थे, समझे ना, तो वो अदालतों से भागने वाले हम में से कोई भी नहीं है। लेकिन जो काम आपका हो सकता है बड़ी आसानी के साथ वीडियो लिंक से, तो उसको कर लेना चाहिए, ताकि ये उज़र भी ना रहे कि जी आपको हमने वीडियो लिंक पे बुलाया तो आप उस पर भी नहीं आए। तो एक तो ये बात ये है, क्योंकि आपका दौरा मेयार है कि आप एक उस बंदे को जिसने गोलियां चलाई उसको तो आप वीडियो लिंक पे लेते हैं, उसको समझते हैं कि शायद जान खतरे में उसकी है, और इधर खान साहब के ऊपर अभी लोग निकले नहीं थे। जो कल का वाकया है ना, ये बड़े समझने का है। उससे पहले मई के महीने में जो कुछ हुआ वो भी आपके इल्म में है कि जिस तरह किया है, और ये इसमें हकीकतन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे वर्कर्स भी नहीं चाहते कि खान साहब जो है इस तरह निकलें, ताकि ये कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश ना आ जाए। तो ये एक वो है, इसमें कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है कि अगर आपने सवाल जवाब करना है तो वो आप वहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई हर्ज नहीं, आप वीडियो लिंक पे कर लें। जब सजा हो जाए तो फिर आप अपनी ताकत इस्तेमाल कर लें, आप जो मर्जी करके उनको गिरफ्तार करना चाहें गिरफ्तार कर लें, उनको नाइल करना चाहें नाइल कर लें, ये तो फिर अदालतों का फैसला है। ठीक, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जो नुकता उठाया जो आफ्ताब जहांगीर साहब ने कहा है, जी सर आ नहीं रहे। जी फयाज साहब, जो कहे कि वीडियो उनका टेक्नोलॉजी इसको इस्तेमाल में अमल में लाना चाहिए, और अगर मुलजिम नवीद को वीडियो लिंक पे किया जा सकता हो तो इमरान खान साहब, वैसे तो समात के लिए मुकर्रर हो गई है, सब जुडिस मैटर है, इन प्रिंसिपल आपकी क्या राय इस हवाले से? मैं समझता हूं कि ये फैसला अदालत पे छोड़ दिया जाए, ये अदालत ने फैसला करना है। मैं एक अर्ज करता हूं कि अगर इमरान खान साहब एक किसी ऐसे डॉक्टर से जो उनकी अपने हॉस्पिटल का ना हो, कुछ सरकारी हॉस्पिटल को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दें कि वो नहीं पेश हो सकते, तो अदालतें उसको मान लेंगी। लेकिन अगर वो टांग में उनको जख्मी है और वो कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, और ना किसी उनका मेडिकल लीगो बना है, ना किसी हॉस्पिटल में उनका टेस्ट हुआ है, मासिवा है उनके अपने हॉस्पिटल के, तो अगर वो किसी गैर जानबदार डॉक्टर से अपना सर्टिफिकेट पेश कर दें तो अदालतें इस पर जरूर गौर करेंगी। अच्छा, एक बात मैं और करना चाहूंगा कि जैसे मेरी मोहतरमा ने कहा था कि वो कहते हैं कि मैं बगैर सहारे के चल नहीं सकता, वो बगैर सहारे के सियासत भी नहीं कर सकते। सियासत के लिए भी उनको सहारे चाहिए, और वो आज उन्होंने कहा मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए। आज उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है, इसीलिए उन्होंने कहा मुझे कोई बेसाखियां नहीं चाहिए। खान साहब ने पोजीशन बदल ली है सर। हाँ, इसीलिए वो परसों कह रहे थे कि मैंने आर्मी चीफ से मिलने की दरखास्त की, बोलना मिलना चाहे तो मैं क्या करूं? वो हमसे मिलना नहीं चाहते, वो सियासतदान
सियासतदानों से मिलना नहीं चाहते, लेकिन आर्मी चीफ से मिलने के लिए वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं। सना मिर्जा साहबा, आज तो खान साहब ने कहा कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की कोई जरूरत नहीं नहीं, है। उन्होंने मेरा ख्याल है उस इंटरव्यू में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कही है। एक सांस में उन्होंने ये कहा है कि जी मुझे वो बैसाखियां नहीं चाहिए, लेकिन अगली सांस में उन्होंने कहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहे तो मैं तो तैयार हूँ, एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहती है, मैं सियासी आदमी हूँ, मैं जरूर बात सियासी करूंगा। आदमी और establishment से बात। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा है कि जी मैं सिर्फ चोरों डाकुओं से बात नहीं करूंगा। लेकिन इसमें मेरा क्वेश्चन आपके मौजूद जो पीटीआई के नुमाइंदे उनसे ये भी है कि देखिए, अगर आप सियासी नुमाइंदों से बात नहीं करेंगे, आपके आर्मी चीफ ने जो बिजनेस कम्युनिटी थी उससे बात करते हुए कहा कि जी सियासी इश्यूज है, आप लोग खुद आपस में हल करें, हमें वहां ना घसीटे। तो खान साहब को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सियासी मैटर्स इंक्लूडिंग इलेक्शन उनको पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठना पड़ेगा। अब आई डोंट नो उनके एडवाइजर्स कौन है, लेकिन इन एनी केस अगर खान साहब को लगता है कि इलेक्शन के हवाले से उनको एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो ये उनका सरासर गलत फैसला होगा। आपको हर सूरत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि खुद खान साहब को इसकी रियलाइजेशन है, इसीलिए उनके लोग जो हैं वो वापस पार्लियामेंट में आना चाहते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट उनके साथ बात नहीं करना चाहती, इसीलिए पार्लियामेंट के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए। आप कुछ कहना चाहते जी, हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि इसहाक डार साहब ने आज भी ये ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि हम इसहाक के जो मईशत के लिए उनको दावत देते हैं, आए हमारे साथ बैठे। अच्छा। ये आज की बात है, आप निकाल के देख लें। लेकिन आप पार्लियामेंट से उनको बाहर कर देते हैं तो बात कैसे करेंगे वो? नहीं तो अपने साथ बैठाए ना कौमी असेंबली में आफ्ताब जहांगीर साहब को। आफ्ताब जहांगीर साहब खुद ही असेंबली से बाहर गए थे, इस्तीफा वो तो देके। आने को हमने तो तैयार नहीं है। बोला उनको। वो तो आने को अब जाहिर बात है, तैयार वो तो उस पे वो खुद डिपेंड कर ले रहे गए हैं। थे। आफ्ताब भाई, ये जरा बताइएगा कि खान साहब का ये नुक्ता है कि वो आर्मी चीफ के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी क़यादत के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं। सर, ये कैसे मामला फिर आगे बढ़ेगा आफ्ताब साहब? ये आप लोगों ने सियासत करनी है और सियासतदानों का एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। आप भी उसके मौजूद ऐवान के मेंबर रहे हैं, शेख फयाज साहब उसके इस वक्त मेंबर हैं। आपस में आप मुकालमे के लिए तैयार नहीं, आर्मी चीफ से बात के लिए तैयार हैं, साबका आर्मी चीफ की कोर्ट मार्शल की मुतालबा करते हैं, मौजूदा आर्मी चीफ से मुलाकात की मुतमन्नी है। तो सर, इन तजादात के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? अच्छा देखिए, ये तजादात जो है ये हमारे पैदा करदा नहीं है। हम इसलिए बात करते हैं कि खान साहब ने इसलिए बात की थी कि हम ये कहते हैं कि इदारे के साथ जब बैठेंगे, आर्मी चीफ के साथ जब बैठेंगे, तो उनको ये बताएंगे कि जी आपने अब एस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो हकीकी रोल है वो अदा करना है। क्यों बैठना आपने चाहते हैं? सियासी रोल के अंदर अपनी मुदाखलत नहीं करनी। आफ्ताब भाई, मेरा सवाल ये है कि क्यों बैठना चाहते हैं? बिजनेसमैनों ने भी इसी क्यों बैठना चाहते हैं आर्मी सर, चीफ? बात तो सुन लेना। इसलिए बैठना चाहते हैं कि उन्हें ये बताना चाहते हैं कि जी आप अपने जो हदूद सबकी तयन है उसके अंदर रहते हुए आप अपनी ड्यूटीज को अंजाम दें। जबकि आपने देखा कि बिजनेसमैन तबका भी ये समझता है कि पाकिस्तान के लोग भी ये समझते हैं कि जी हो सकता है सना नहीं समझती हो सकता है फयाज साहब ना समझते हो, अनवार साहब ना समझते हो, लेकिन पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ये समझती है कि इस मुल्क के अंदर अगर इंतखाबात होंगे तो उसके ऊपर जब तक एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं होगा वो पार्टी इस इख्तिदार में नहीं आती। अच्छा। इसीलिए बिजनेसमैन भी ये चाहता है कि वो उनसे शोर्टी चाहता है, वो कारोबारी जो सियासी जमातें उनसे शोर्टी नहीं चाहता, वो बिजनेसमैन भी जाता है, वो कहता है कि जी आप हम पर शफकत का हाथ रखें, आप हमसे सुने, आप हमारे मसाइल को हल करें। क्योंकि उनको पता है कि लेकिन असल ताकत- आफ्ताब भाई, आज जो- हम ये कहते हैं कि आपकी जो ताकत है वो सर, उसके बगैर ये पाकिस्तान कमजोर है। अच्छा। आप एक दुनिया के 5वें बड़े मुल्क के आप मुहाफिज हैं। आप अब अंदर अपनी हिफाजत की जो जिम्मेदारी है बॉर्डर पे और अंदर जो है मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है और इसके अंदर आप अपने उसको सर्व करें अपनी सलाहियतों को, और सियासत के अंदर जो है ओपन मैदान दें और उसमें सिर्फ इस हद तक आप अपना रोल अदा करें कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए। चलें, आपने कहा, लेकिन खान साहब ने तो आज उनका ताजा बयान है कि उनका मुझे की जरूरत नहीं। लेकिन शेख फयाज साहब, चूंकि आप भी इलेक्शन लड़ते हैं, आफ्ताब साहब ने कहा कि आप लोग बेशक ना माने लेकिन पूरा पाकिस्तान को इसका इल्म है और बिजनेस लीडर्स की जो मुलाकात हुई कि अगर शफकत का सर पे हाथ हो तब इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होंगे और फिर मामला आगे बढ़ेगा। बहरहाल मैं उनकी इस बात से पूरी तरह मुतफिक नहीं हूं। 22 करोड़ अवाम ये जानते हों या ना जानते हों, इमरान खान साहब का तजर्बा यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के जोर पे हुकूमत में आते हैं और वो दोबारा वही बात चाहते हैं, लेकिन वो वक्त गुजर चुका है। अब जो वक्त है वो पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। अब अवाम जो है वो समझती है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की तो उस इलेक्शन को कोई तस्लीम नहीं करेगा। ये तो 18 का इलेक्शन था ना, मैंने पहले भी शायद एक दफ़ा कहा था कि मेरे पास पिस्तौल का लाइसेंस नहीं है, मैं कौमी असम्बली का इस वक्त भी हाईएस्ट टैक्स पेयर हूँ, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के 2 पर्चे जेर समात है इस वक्त, दहशतगर्दी के। और ये कब आप पे हुए थे ये मुकदमे? इलेक्शन के दौरान 18 में? जी 18 में। ये 5 साल हो गए हैं। जी जी जी, अभी तक मैं पेशे भुगत रहा हूँ अभी तक।
तो बात यह है कि अवाम जो है इस बात को अच्छी तरह समझती है और मजीद समझ जाएगी। झूठ खूबसूरत होता है लेकिन ज्यादा देर नहीं चलता। अवाम को पता चल जाएगा कि कौन इस मुल्क में अदम इस्तेकाम चाहता है, कौन ये चाहता है कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, कौन ये चाहता है कि मुल्क माशी तौर पे जिस दलदल में फेंक के गए उसे बाहर ना निकले। लेकिन मुझे अल्लाह ताला पे भरोसा है और अपनी लीडरशिप पे भी यकीन है कि वो हमें इन मसाइल से जरूर निकाल लेंगे। सना ये बताएगा कि अब मामला आगे कैसे बढ़ेगा। अब 30 अप्रैल की डेट आ गई है, पंजाब के इलेक्शन शेड्यूल 14 मार्च को गवर्नर को बुलाया है। जो टाइम लाइन आई है 12 मार्च को कागजात नामजदगी जमा करानी है, फिर 22 मार्च तक उनकी जांच पड़ताल, फिर 5 अप्रैल तक वापसी, 6 को इंतखाबी निशान और 30 अप्रैल को इलेक्शन। यही टाइमलाइन फॉलो होती हुई नजर आ रही है आपको? मैं तो पर्सनली अगर आपको कहूं, मैंने हर प्लेटफॉर्म पे ये कहा है कि ये मेरी अदना राय है कि मुझे इलेक्शन टाइम पे होते हुए नजर नहीं आ रहे। उसकी एक बड़ी रीजन है, अगर आप शेड्यूल के बावजूद, हाँ, इस शेड्यूल के बावजूद इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर आपने देखा हो तो इलेक्शन कमीशन ने आज 10 अरब रुपए डिमांड किए वजारत खजाना से, और सेक्रेटरी खजाना ने उनको जवाब ये दिया कि हालांकि वो 20 अरब रुपए डिमांड कर रहे थे, लेकिन जब कौमी असेंबली की जो नशिस्तें हैं उसके इलेक्शन विड्रॉ हुआ है, अभी रुका है, तो उनको 2 सूबाई असेंबलियों के लिए भी 10 अरब रुपए चाहिए। उसमें सेक्रेटरी खजाना साहब उनको ये जवाब देते हैं कि 10 अरब रुपए दूर की बात है, रोजमर्रा के उमूर चलाने के लिए हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है, हम आपको 10 अरब रुपए कहां से देंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपको 2 सूबों के लिए 10 अरब रुपए नहीं मिल रहे तो फिर आप कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब अगले आने वाले चंद दिनों में मीटिंग्स होंगी उनकी सिक्योरिटी दाखिला के हवाले से कि किस तरीके से इलेक्शन को आपने वो कंपाइल करना है, सिक्योर कैसे करना है। जब वो आपसे कहेंगे कि हम मर्दमशुमारी में एंगेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज उसमें काम कर रही है, तो फिर वो आपको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे। एक एक करके जो आपके मेजर पिलर्स हैं इलेक्शन कंडक्ट करने के, वो आपके पास होंगे ही नहीं। जब होंगे ही नहीं तो आप मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन अकेले इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि बिल्कुल, मैं कहती हूँ उस डिसीजन को ओबे करना चाहिए, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ये तमाम पर्चे लेके सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा कि जी ना हमें पैसा मिल रहा है, ना हमें सिक्योरिटी मिल रही है, ना हमें इस हवाले से आरओज अब कोर्ट्स हमें दे रही है, तो फिर हम इलेक्शन कैसे करवाएं। तो मुझे लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट टास्क होगा, लेकिन इसमें पॉलिटिकली सिनेरियो उस वक्त चेंज हो सकता है जब खान साहब अगर किसी केस में अरेस्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं किसी केस में, तो फिर उसके बाद ये कौमी जो हुकूमत है वो ये कहेगी कि इलेक्शन फौरी करवा देने चाहिए। तो ये तो खान साहब ने आज खुद बात की है। मैं इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूं कि वो पॉलिटिकल सिनेरियो उस वक्त बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। अगर खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर पॉलिटिकल सिनेरियो इसलिए चेंज होगा कि जब मेन लीडर ही आपकी जमात का मौजूद नहीं होगा तो फिर उसके नताइज के ऊपर असरात पड़ते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो जो पैसों का कंपोनेंट है जो आपने ये बात की, जो बिल्कुल सिक्योरिटी पर्सनल का कंपोनेंट है, तो वो ये सारी तौजीहात है ना, इस वक्त तौजीहात हैं जो कि मौजूदा हुकूमत पेश करना चाहती है कोर्ट्स के आगे, क्योंकि अंदरून खाना भले मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, नून लीग से हैं, लेकिन नून लीग को भी पता है कि अगर हम वैसे इलेक्शन में जाते हैं तो इलेक्शन में हमें उस तरीके से वोट नहीं पड़ सकता। मैं गैलप सर्वे की स्टैंडिंग पे क्वेश्चन नहीं करती हूं, लेकिन जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें नून लीग के लिए नताइज अच्छे नहीं आ रहे हैं। शेख फयाज साहब, ये चूंकि आप तो हल्के की सियासत करते हैं, पर मैं आफ्ताब साहब से पूछूंगा कि ये जो 10 अरब रुपए और जो सिक्योरिटी पर्सनल की बात है, लेकिन जो असेसमेंट है सना मिर्जा साहिबा की, आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? जी हम बिल्कुल तैयार हैं। आप देख लीजिएगा कि हम नॉमिनेशन पेपर भी हमारे जो उम्मीदवार हैं वो दाखिल करेंगे और इलेक्शन की तैयारी भी करेंगे। लेकिन जहां तक 90 दिन का ताल्लुक है वो तो जो लिमिट पहले क्रॉस हो चुकी है, वो खत्म हो गई है, 90 दिन गुजर चुके हैं। वो उस फैसले में था कि 90 से कुछ दिन आगे आप बढ़ सकते हैं। चले मैं और आपको मिसाल देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो लोकल बॉडीज बहाल की थी, 7 महीने तक वो बहाल नहीं हुई थी। वो पीटीआई के गवर्नमेंट ने 7 महीने तक उनको इक़्तिदार में वापस नहीं आने दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो भी तो मौजूद था। अच्छा, तो ये ऐसी कोई बात नहीं, इन्फोर्समेंट डिपेंडेंट है कि जो एजेंसीज हैं वो कोऑपरेट करें। जी जी। और दूसरी बात यह कि अगर इलेक्शन हो, हम तो 18 का इलेक्शन भी लड़े थे, जबकि हमारे जो लीडर्स थे, जो नवाज शरीफ साहब थे, मरियम साहबा थी, वो जेल में थी, आपको याद होगा। जी जी। जब वो इलेक्शन हमने वो भी कंटेस्ट किया था, और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट खुलेआम हमारी मुखालफत कर रही थी, हमारे हलकों में दखल दे रही थी, हमारे जो सपोर्टर्स हैं उनको उठा रही थी। तो हमने वो इलेक्शन भी लड़ा था और उसमें भी हमने मेरे ख्याल 85 सीटें ली थी। तो आप फिक्र ना करें, अगर इलेक्शन हुए तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे और लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि सच क्या है और झूठ। लेकिन वो मरियम साहब तो ये भी कहते हैं कि इंतखाब से पहले इंसाफ जो है वो होना चाहिए और जो तराजू के दोनों पलड़े हैं वो बराबर। तो आप क्या कहते हैं कि पलड़े बराबर ना हो? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि उसके लिए तो फिर आपको वो तो बिल्कुल स्टेप्स भी लेने होंगे, पिटीशन जो बड़ी भी है सुप्रीम भी उठा रही है नून लीग आजकल बहुत ज्यादा। पाकिस्तान की जो माजी है अपने जुडिशरी का, वो कोई इतना ताबनाक नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ वो तारीख है। ताबनाक तो है ही नहीं, वो है ही अंधेरा उसमें। तो अगर वो इतराज कर रही हैं तो सही कह रही हैं। हम ये ही कह रहे हैं कि पलड़े बराबर हो, इंसाफ हो दोनों के साथ, तमाम पार्टियों के साथ इंसाफ हो। हम ये नहीं कहते कि हमारे हक में हो। ठीक है आफ्ताब साहब, ये जो सर सना मिर्जा साहिबा की असेसमेंट है, और ज़रबत आज मीटिंग भी थी, जैसे हमने कल भी बताया था, सेक्रेटरी खजाना को बुलाया हुआ था इलेक्शन कमीशन ने, 10 अरब रुपए की डिमांड की गई है।
वैसे तो शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब गए हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, आप इस हवाले से आप लोगों की क्या असेसमेंट है? 30 की तारीख आ गई है, खैबर पख्तूनख्वा की भी तारीख आ जाएगी, 14 को बुला लिया गया है। आप लोगों की असेसमेंट यही है कि 30 अप्रैल को आप इलेक्शन में जा रहे हैं और एक तगड़ा मुकाबला होगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जब होता है? 30 से 7 मई तक का टाइम दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने केपी और पंजाब की 30 को आ गई। आप देखिए उसकी डेट कब आती है आफ्ताब साहब? अच्छा देखें, जब ये कहते हैं कि जी हमारे पास फंड्स भी नहीं है और हमारे पास बिल्कुल खाने को भी पैसे नहीं है, खुद इकरार कर रहे हैं ना कि हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, तो हम सेक्रेटरी फाइनेंस कह रहे हैं हम कैसे आपको दें, तो वो डेली के मामला चलाने के लिए वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं हैरान हूँ। तो फिर जब ये जो लोग कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया है, इन्हीं के लोग कहते हैं कि बस सिर्फ अनाउंस करना बाकी है, तो फिर उसका मतलब ये कि वो सही कह रहे हैं कि जी मुल्क में वो सिचुएशन नहीं है, मुल्क दिवालिया हो चुका है। लेकिन मैं एक बात समझने से कासिर हूं कि एक तरफ ये करते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं कि जब हम कहते हैं कि हमने असेंबली में वापस आ रहे हैं तो 123 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं, समझे ना। और खुद पहले कहते हैं कि ये इस्तीफे तो मंजूर ही नहीं हो सकते क्योंकि ये मेरे सामने नहीं दिए गए, और ये कासिम साहब की रूलिंग थी, कासिम साहब को दिए थे आपने इस्तीफे, वो तो उसकी नलवाइड हो चुकी है सारी रूलिंग, तो लिहाजा आपका तो इस्तीफे नहीं, इस्तीफे आप मेरे सामने आके देंगे और अपने हाथ से लिख के देंगे। जब हम कहते हैं अंदर जाने की तो तोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि जी अब वो करवाएंगे, और फिर उसकी डेटें भी दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले और ये गवर्नमेंट सारी के जी इस तारीख को 16 मार्च को जो है उसका किराया इलेक्शन है। तो आप मुझे बताएं, एक तरफ ये रोल अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, तो मतलब एक अजीब सी तजाद का एक शिकार हो गए। और फिर कहीं जाते हैं, जिस प्रोग्राम में जाते हैं, जहां जाते हैं वहां बैठ के कहते हैं कि जी ये इतने अरब तुम्हें दे दिए, इतने अरब तुम्हें दे दिए। जैसे वो नवाज शरीफ साहब जाते थे ना जलसे में, खुश हो जाओ कश्मीर वालों, खुश हो जाओ शेखोपुरा वालों, तुम्हें 5 अरब दे रहा हूं। मतलब सखावत का ये आलम था। और वो तो माजी के उस वक्त तो कहते हैं बहुत अच्छी इकोनॉमी थी ना सर, कि आप आफ्ताब भाई वो कहते हैं 2013 से 2018 तक बड़ी अच्छी आप मुझे बताओ। अच्छा सुने जी, 2013 से है, 13 में भी यही कहा गया कि जी इलेक्शन धांधली शुदा है, समझे ना, और ये भी कहा गया कि जी मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, वो आप लोगों ने कहा था, समझे ना। अब वो मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी। अच्छा अभी हम जब आए थे, देखे ये तो 2 दफा मतलब बड़े एक्सपीरियंस्ड है ना इसहाक डार की, जिसके नाम से वो अभी एयरपोर्ट में पहुंचते हैं, जहाज में बैठते हैं तो डॉलर डर जाता है, निजाम धर्म भरम हो जाता है, वो घबरा जाते हैं कि यार आ गया है। और वो आने के बाद जो है इतना तजर्बेकार जो कि कह रहा है कि मुझे परवाह नहीं है IMF की, हुज केयर IMF होने वाला है सर, तो उसके बाद फिर ये बेचारा इतना परेशान क्यों है, समझे ना। इसी तरफ अपने ही मुफ्ता इस्माइल को कहते हैं जाहिल आदमी है, उसको तो पता ही कुछ नहीं है सियासत। चलिए तो आप इसके खिलाफ है। आप मुझे बताएं कि आप तो संभालने के लिए आए थे ना, आप संभालने के लिए आए थे, तो अगर संभालने के लिए आए थे तो संभालते दे कि वो खुदकुशियां करना शुरू कर दें। आफ्ताब भाई ये उनका नुक्ता तो बड़ा हमें, आप संभालने के लिए थे तो संभाले। तो मुल्क को डिफॉल्ट करके गए थे, हमने उसको बचा लिया डिफॉल्ट होने से। हमने हम नहीं करके गए, कल आप तो अभी भी मानते हो कि हमने डिफॉल्ट नहीं करके गए। मैं यही रहा हूं कि आप जिस दलदल में फंसा के गए हैं, IMF से मुआहदा करके फिर आप बैकआउट कर गए हैं, उसका नतायज जो है हम भुगत रहे हैं। और जैसे कि इसहाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ना कभी डिफॉल्ट हुआ है ना होगा इंशाअल्लाह। आप लोगों की ख्वाहिश के बरक्स इंशाअल्लाह। कहते हैं असेंबली में हमें आने भी नहीं देते, आप वो हम तो आना चाह रहे थे। इस्तीफे क्यों दिए थे उन्होंने? वो तो कहते हैं कासिम सूरी साहब की सारी रूलिंग जो है वो इनवैलिड हो गई, तो इनकी इस्तीफे की मंजूरी, ये तो देखिए अगर बैनुल सतूर एक शिकवा है कि वो भी तो फिर इनवैलिड हो जाएगा इस्तीफे की। ये हमारी आला ज़र्फी समझिए, वरना सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि इन्होंने आइन शिकनी की है, आइन तोड़ा है। ये जो असेंबली डिसॉल्व की है ये गैर आईनी हरकत की है, तो उस पर फिर सजा होनी चाहिए ना। ये हमारी आला ज़र्फी है कि हमने केस नहीं चलाया, हुकूमत ने चलाना होता है। ओके, लास्ट वर्ड सना, क्या आप समझती हैं आने वाले दिनों में क्या हाउ थिंग्स आर गोइंग टू अनरेवल? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन मुझे एक चीज जरूर कहूंगी आफ्ताब साहब से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, नाराज अगर ये ना हो कि जिस तरीके से ये मिफ्ता साहब की बात कर रहे हैं और डार साहब की, तो मैं कहूंगी कि इनके भी 3 वज़रा खजाना चेंज हुए, असद उमर से लेके हफीज शेख साहब, फिर हफीज शेख से लेके शौकत तरीन साहब, और जाते जाते शौकत तरीन साहब की ऑडियो भी सबको याद है और अभी तक रिकॉर्ड पर मौजूद है। और फिर उसके अलावा IMF से जो एग्रीमेंट इन्होंने खराब किया वो भी मौजूद है। लेकिन जो कुछ बो कर गए वो नून लीग ने काटा भी, लेकिन नून लीग ने उसको उस हद तक सही नहीं किया। मिफ्ता साहब को पॉलिसीज को
कंटिन्यू करने देते तो शायद चीजें जल्दी बेहतर हो जाती। इन्होंने बहुत ज्यादा डिले किया। जहां तक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है तो मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं वक्त पे तो भी ये जो एक डिमांड है ना पीटीआई की कि इलेक्शन हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, ये दुरुस्त नहीं है। हमारा असल मसला इस वक्त इकोनॉमी का क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस उसको मजीद बढ़ा रहा है। लेकिन अगर इकोनॉमिकली हम बेहतर पोजीशन में चले जाएं तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली भी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो खान साहब को भी थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। सबको सब्र से काम करना चाहिए और पाकिस्तान, अल्लाह ताला दुआ यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन मुश्किलात से बाहर निकाले। आपका बहुत शुक्रिया शेख फयाजुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया सना मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने भी ज्वाइन किया। और आमिर मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। व्यूअर्स, ये इस हफ्ते का स्पेल था। हम उम्मीद यही करेंगे कि इंशाल्लाह IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पाया तकमील तक पहुंच जाए ताकि जो क्लैरिटी है इकोनॉमिक फ्रंट पे वो आए। और पॉलिटिकली भी हम जब नेक्स्ट वीक में गुफ्तगू कर रहे होंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें क्लियर होते हुए दिखाई दे रही होंगी। हम यही उम्मीद कर सकते हैं। खान साहब ने अदालतों को भी सामना करना है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है, उसमें क्या सिचुएशन बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इसको उठा रखते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।